बहुत शिथिल से पड़े हैं आप सभी। आप सभी से आग्रह होगा थोड़ी कमर सीधी कर ली और जोर से मेरे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज बहुत धीमी आ रही है, भारत माता की जय। बस काफी क्या है नहीं, ऊर्जा दिखनी चाहिए भाई, आप में तो असीम ऊर्जा है ना। असीम ऊर्जा का संचार करती है प्रकृति आपके अंदर, तो आपकी आवाज भी उतनी बुलंद होनी चाहिए कि गेट के बाहर तक जाए, भारत माता की जय। अभी अच्छा लगा सुन के। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मातृ शक्तियों की बात हो रही है, तो मेरे कुछ प्रश्नों के बाद मेरे विचार आपके समक्ष आएंगे, जो होंगे भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। हमने यहाँ योगदान की बात नहीं की, हमने यहाँ भूमिका की बात की है। आप कैसे पार्टिसिपेंट हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो दो बातें मैं पहले बोलूंगी और उसके बाद एक प्रश्न होगा और फिर मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगी। विवेकानंद की बात अभी आई थी, जिन्होंने अपने धर्म को पूरे विश्व में स्थापित किया अपने भाषण के माध्यम से। उनके विचारों में उन्होंने कहा था, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, ऑल पावर्स इज विद इन यू, सो यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्योंकि आप प्रकृति हैं। आप क्या हैं? प्रकृति हैं। जन्म देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने आपको दिया है। हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति, पहले तो हमारा एकमात्र संगठन है आरएसएस राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, जिसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और उससे जुड़ी हुई हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति, जिसकी 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना ये जो सेगमेंट है वो शुरू करने वाली हूँ। राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रार्थना की 4 पंक्तियां हैं। सुशीला सुधीरा समर्था समेत्या स्वधर्मे स्वमार्गे परम श्रद्धया वयम भावे तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्या जनेनु भवेमेति देहियास्य सब। हम में क्या क्या है, इन सारी शक्तियों को सप्त शक्ति संगम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास है, ये नहीं बताना कि आपके अंदर शक्तियां हैं। आपके अंदर तो शक्तियां आपको पता ही है। कोई ऐसी बहन यहाँ बैठी है जिनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर शक्तियां हैं या नहीं है? एक भी हाथ नहीं उठा देखिए, यानी सबको पता है कि हमारे अंदर सप्त शक्तियां नहीं, बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन वो 7 शक्तियां मूलभूत शक्तियां हैं जिसे जगाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि हम पहले बाल निर्माण करेंगे, फिर परिवार निर्माण करेंगे, फिर समाज निर्माण करेंगे, और जिससे ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है। तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे कि हमारी उसमें क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। कितनी बहनें हैं जिनके घर में हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं? देखिए, आप आगे पीछे देख सकते हैं। हाथ कुछ मुझे लगता है 10 या 12 की संख्या में उठे। मैं कोई प्रश्न उससे नहीं करने वाली हूँ, आप डरेंगे नहीं कि मैं अपनी धार्मिक पुस्तकों से आपसे प्रश्न करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ पूछा धार्मिक पुस्तकें कितनी बहनों के घर में है। दूसरा मेरा प्रश्न है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कितनी बहनों ने किया है? वही फिर गिने चुने 4-5 हाथ। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, कितनी बहनों के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन? देखिए, वो मेरे आगे वाली बातों को सुनकर के वो आगाह हो गई है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। यहाँ थोड़ा सा असत्यवादिता हो रही है मुझे लग रहा है। स्मार्टफोन तो मैक्सिमम सारी बहनों के साथ, आजकल तो मार्केट में जाओ तो सब्जियां बेचती उनके पास भी रहता है स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन में बड़ा अच्छा एक चीज है, बड़ा मनोरंजन का, रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, बड़ा मनोरंजन आता है, बड़ा मजा ही आता है ना। जब भी खाली बैठा हो, मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं, मुझे अपने पति की परवाह नहीं, सास ससुर की तो बिल्कुल ही नहीं। भैया कहाँ हो मुझे मतलब नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन है जिसमें रील्स है, हमारा मनोरंजन कर रही है। कहां से करेंगे हम अपने बच्चों का निर्माण? जब माताएं रील्स पर नाचेंगी तो रोल्स कहां से बनेंगी? हम वही कर रहे हैं ना। हम पिछले समय में हमने भारत के विकास में अपना क्या योगदान दिया, उस पर अगर चर्चा करें तो उस पर सिर्फ चर्चा करके घर चले जाए, उस पर विचार नहीं कर सकते, उसे अपने कर्म में नहीं ला सकते, तो बात करने का फायदा क्या है? हम में से बहुत सारी माता
माताएं उस जोन में चल रही हैं जहां हम अपने बच्चों का निर्माण कर रहे हैं। उनके अंदर संस्कृति का उत्थान कितना होना चाहिए, उनके अंदर नैतिकता का पतन कितना हो चुका है, इन रील्स के माध्यम से उसको ध्यान में रखना है। उनके लिए पहले आदर्श हम बने, क्योंकि हम मां हैं। इससे पहले हमारे विद्यालय में सप्त शक्ति संगम का आयोजन हुआ, जिसमें पूजा दीदी जी आई थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हमें माताएं अपने वस्त्रों को लेकर के सजग नहीं है। अगर हमारे वस्त्र ऐसे नहीं है कि हम नैतिकता के पूरे मापदंड पर उतरे, तो हम अपने बच्चियों को क्या संस्कार दे पाएंगे। हमें अपने बच्चों से ये सुनना पड़ रहा है, मां तुम नहीं जानती हो बहुत सारी चीजों में। वो मां आज आपको नहीं जानती जो आपने सूसू करके रोना शुरू किया, पॉटी करके रोना शुरू किया, भूखे रो रहे हो, किस कारण से रो रहे हो, आपके रोने की भाषा को समझ के आपको समझ लिया था। आज आपके थोड़े से समझदार होने पर आपको नहीं समझ पा रहे, आप उनको नहीं समझ पा रहे। आप उनसे प्रश्न करते हैं, तुम नहीं समझोगे। बहुत सारी माताओं को सुनना है ना, क्योंकि अपडेट नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, या फिर सोशल मीडिया से हमारा उतना गहरा संबंध नहीं है। तो आज कुछ बातें इसी संदर्भ में, मेरा समय काफी कम है आपके साथ, 25 मिनट का था, 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, और करना है या सिर्फ यहां से सुन करके चले जाना है, दो बातें हैं। तो सबसे पहले आप हाथ उठाएंगे कि करना कितने लोग चाहते हैं, इनपुट कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग इनपुट चाहते हैं, है ना, ताकि वो प्रोसेसिंग हो आपके अंदर, यहाँ इनपुट हो, फिर आप घर जाएं तब तक प्रोसेसिंग हो, आउटपुट आपके घर पे निकलना चाहिए। आउटपुट किस माध्यम से, बिना दबाव के, प्यार से। दोस्त बनिए बेटियों के, दोस्त बनिए बेटों के भी, ताकि वो आपके बेटे और बेटियां बाहर जाकर के अपने मन की बात करने से पहले ये सोचे कि हमारे घर में तो हमारा सबसे गहरा मित्र बैठा है, जो हर कंडीशन में, गलत हो या सही हो, हमारा सहयोग देगा, हमारे साथ ही खड़ा होगा। वास्तविकता है या नहीं, ये 110% आपको प्रूव करना है, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको प्रूव करना है। आपके अंदर वात्सल्य डाला किसने, प्रकृति ने। क्या है वात्सल्य, प्रेम की भावना, जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं आती। सड़क पर एक रोते हुए बच्चे को भी आप देखते हैं तो आपके मन में दर्द होता है। एक पुरुष उसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे पुरुष, लेकिन किसी भी महिला की नजर अगर उस पर पड़ेगी तो उसका मातृत्व थोड़ी देर के लिए अंदर से उफान मारेगा, हाय ये कैसे बच्चा रो रहा है, मन में ये भाव आएगा ना, क्योंकि ये वात्सल्य का जो वात्सल्य की धारणा है ना, प्रकृति ने आपके अंदर भरी, अपने बच्चों के लिए भी और दूसरों के बच्चों के लिए भी। वहां आप धर्म नहीं देखती, वहां आप जाति नहीं देखती, वहां आप कुछ भी नहीं देखती, कोई लिंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कुछ भी। सबसे पहले तो वात्सल्य, उसके बाद शिक्षा। आपने सुना है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सबने सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सुनते हैं कि किसी भी बच्चे के प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। वो बच्चा बोल नहीं पाता, वो कॉपी में लिख करके नहीं सीखता कि मुझे खाना है। हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा या बांग्ला या कोटा, किसी भी भाषा में आपने अपने बच्चे को सिखाया कि बच्चा तुम्हें भूख लगा तो तुम ये बोलोगे, तुम्हें प्यास लगी तो तुम ये बोलोगे, नहीं बोलता। वो आपके बच्चे एक्वायर कर रहे हैं, किससे एक्वायर कर रहे हैं, आपसे। वो आपके अपने मदर टंग को सीख रहे हैं। मदर टंग ही क्यों भाई, फादर टंग क्यों नहीं? कभी विचार आया मन में, मातृशक्ति, प्रकृति माँ, मदर टंग, क्यों फादर टंग भी होना चाहिए था, लेकिन फादर टंग नहीं होता। ऑलवेज हमने सुना है मदर टंग, माँ की भाषा, मातृभाषा, माँ सिखाती है, इसलिए मातृभाषा। तो हमारी भूमिका तो वहीं से शुरू होती है जहां बच्चे का जन्म होता है। हम वहीं से अपने बच्चे को समझना शुरू करते हैं, जहां से बच्चे के अंदर भावनाएं अपने असीम रूप में उत्थान मारती रहती है। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनका दीदी जी, आचार्य जी, कई लोगों से आमना सामना होता है। फिर बच्चे अपने भाव को बांटना शुरू करते हैं अलग अलग लोगों के अंदर, लेकिन तब भी उस बच्चे के अंदर ये भाव तो हमेशा रहता है कि कब विद्यालय से छुट्टी और कब मैं अपनी माँ के पास जाऊं। धीरे धीरे आज ये प्रगाढ़ता जो माँ और बच्चे के बीच की है, खत्म क्यों हो रही है? सिर्फ एक ही दानव है हमारे घर में। मैं बोलूंगी नहीं, देखिए इधर की माताएं बोल रही है।
मैं ये नहीं बोल रही कि हमें मोबाइल को यूज नहीं करना, हमें सोशल मीडिया के बारे में जानना है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के सामने रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे को क्या ये कह सकते हैं कि तुझे नहीं देखना चाहिए? आदर्श स्थापित करने का कार्य किसका है? आपका और हमारा। आदर्श स्थापित करने मोहल्ले वाले नहीं आएंगे, आप आदर्श स्थापित करेंगे, आप अपने बच्चे को बनाएंगे और बचाएंगे भी। आपने अपने बच्चे को बनाया, एक अच्छे परिवार का निर्माण हुआ, और ऐसे ही सारी माताएं अगर अच्छे परिवार का निर्माण करती है तो फिर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, और जब एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए तो राष्ट्र अच्छा होगा ही होगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, उसके पहले भारत का इतना गर्ममय इतिहास रहा है। हम में से बहुत सारी महिलाएं यहाँ पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारी क्या, मुझे लगता है 100% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सभी को अपना इतिहास पता है। हमारे इतिहास में नारियों को कहीं कमतर नहीं आंका गया, विदुषी थी सारी महिलाएं। प्रकृति के बारे में लिखा, मैथमेटिक्स के बारे में लिखा, विज्ञान के बारे में लिखा, राजनीति के बारे में लिखा, तर्क वितर्क किया, पुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए खड़ी हुई, बच्चों को युद्ध पर भेजा। आज हमारे घर में आसपास अगर कुछ हो जाए तो हम सबसे पहले रोकते हैं अपने पति को, क्या जाना जरूरी है, बिना मतलब के युद्ध में क्यों पड़ना, अपने बच्चों को रोकते हैं। हम कहां से अपने बच्चों को और समाज की रक्षा के लिए आगे भेज पाएंगे? उस भूमिका को हमें समझना होगा। जरूरत है अपने भारत को, अपने आर्यावर्त को फिर से विश्व गुरु बनाना है। तो आज 100 वर्ष हमारे संघ को पूरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे एक वचन मांग रहा है कि आपको पुनः अपने भारत को उसी स्थान पर ले जाना है जहां वो पूर्व में था, और ये करने का साहस सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। तो आप सबके लिए आप एक बार तालियां बजाएंगे जोरदार। ये साहस, ये सामर्थ्य प्रकृति ने आपको दिया है, प्रकृति मां ने आपको दिया है। कम से कम अपने लिए ना सही भारत के भविष्य के लिए आप समझेंगे। कुछ 2 लाइनों के साथ, मेरा समय चूंकि समाप्त हो चुका है, समय सीमा था, तो 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी और इसके बाद मेरी बातें खत्म हो गई। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायु यान भी उड़ा